नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश नानोलिया अशोका क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यताएं। और राजस्थान की सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता। और आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता, क्योंकि सर्वाधिक सभ्यताओं से अगर कहीं क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो कालीबंगा से होते हैं। तो आज देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, देखो, कालीबंगा सभ्यता एक पुरातात्विक सभ्यता है। ठीक है, इस सभ्यता के बारे में अपन बेसिकली अगर जानकारी लेते हैं तो ये सभ्यता वर्तमान में हालांकि ये सभ्यता नष्ट हो चुकी है, लेकिन इसके जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं हनुमानगढ़ जिले में। वर्तमान में कौन से जिले में इसके अवशेष मिले हैं? हनुमानगढ़ जिले में। अब बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन को थोड़ा डीपली बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, अभी हनुमानगढ़ ऑप्शन में ना दे करके श्री गंगानगर देगा। कौन सा जिला? श्री गंगानगर। कौन सा जिला देगा? श्री गंगानगर। और आपको हनुमानगढ़ जो है ऑप्शन में देखने को ही नहीं मिलेगा, अब कई विद्यार्थी सोचेंगे क्वेश्चन ही गलत आ गया, इसके तो बोनस अंक होंगे या ये तो डिलीट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो बहुत ही सोच समझ कर बनाता है। अगर बात करें कालीबंगा सभ्यता की तो 1994 से पहले या बात करें 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994 से पहले की बात करें, 12 जुलाई सन 1994 से पहले की बात करें तो श्री गंगानगर से 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से अलग होकर के एक नए जिले का गठन हुआ जो कहलाया हनुमानगढ़। क्या नाम रखा गया? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 से पहले श्री गंगानगर का ही अवशेष था या इसी का एक क्षेत्र था, लेकिन 1994 को जब एक नए जिले का गठन हुआ उसके बाद एक नया जिला अस्तित्व में आया, श्री गंगानगर से हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ जिले की अगर बात करते हैं तो पूर्व काल में इसका नाम भटनेर था। क्या नाम था? भटनेर। इसका नाम था भटनेर। यहां भूपत भाटी ने इसकी स्थापना की थी। यह बात करें कि भाटी वंश के शासकों ने यहाँ राज किया था। यहाँ एक जो दुर्ग है बहुत ही फेमस दुर्ग है, भटनेर का दुर्ग। इस भटनेर के दुर्ग के नाम पर इस जिले का नाम ही क्या पड़ गया, इस क्षेत्र का नाम ही क्या पड़ गया? भटनेर। ठीक है, भटनेर। अब उसके बाद देखो कि वो इतिहास की बात है और यही हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से अलग होकर के एक नया जिला अस्तित्व में आया। ठीक है, अपन बात करें कालीबंगा सभ्यता की। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। हमने बात की कि कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ ऑप्शन में ना मिले तो श्री गंगानगर। ठीक है, अब बात करें कि ये कौन सी नदी के तट पर है, क्योंकि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो सारी किसी न किसी नदी के तट पर ही विकसित हुई हैं। अब देखो वर्तमान में तो यह सभ्यता जो है गगघर नदी के तट पर है, या इसके जो अवशेष मिले हैं वो कौन सी नदी के तट पर मिले हैं? गगघर नदी के।
घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी, जो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। शिवालिका की पहाड़ी से आती है, हनुमानगढ़ में प्रवेश करके सीधा कहाँ? पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक जाती है। बीच में इसके अन्य नई कई नाम भी चेंज होते हैं। नट नदी, नट नदी भी कहा जाता है। इसी नदी को नाली भी कहा जाता है। इसी नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। पाकिस्तान में इसे हकरा भी कहा जाता है। पाकिस्तान में इसे हकरा भी कहा जाता है। तो देखो, यह सभ्यता कौन सी नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर। घग्गर नदी कोई नट, यह एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। राजस्थान में तो सबसे बड़ी नदी है आंतरिक प्रवाह की, ठीक है। तो यह एक आंतरिक प्रवाह की नदी है जिसका नाम नट भी मिलता है, नाली भी मिलता है, मृत नदी भी मिलता है, और हकरा इसे पाकिस्तान में कहा जाता है। ये पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक जाती है, शिवालिका की पहाड़ियों से ये निकलती है, ठीक है। अब देखो, वर्तमान में ये घग्गर नदी के तट पर, लेकिन काजरी के वैज्ञानिकों का ये कहना है, हमारे जोधपुर में एक शुष्क अनुसंधान केंद्र है काजरी के नाम से, उनके वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि इस घग्गर नदी से पहले इसके पैंदे में एक नदी बहा करती है, या घग्गर नदी के पैंदे में एक नदी बहा करती है जिसका नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, यानी अपन ये कह सकते हैं कि जिस समय ये सभ्यता विकसित हुई थी उस समय कौन सी नदी के तट पर थी? सरस्वती नदी के तट पर। यानी कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी उस समय कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई थी? सरस्वती नदी के तट पर। इसके कालीबंगा सभ्यता जिस समय विकसित हुई थी सरस्वती नदी के तट पर, वर्तमान की बात करें तो घग्गर नदी के तट पर। अब देखो, सरस्वती नदी, इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। सरस्वती नदी का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में लगभग 99 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो कौन सी है? सरस्वती नदी। यानी ऋग्वेद में हमें 99 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो है सरस्वती नदी। तो देखिए, सरस्वती नदी के तट पर कौन सी सभ्यता बसी? कालीबंगा सभ्यता। अपन पढ़ रहे हैं कालीबंगा सभ्यता, तो देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के कालखंड के बारे में। हमने नदी पढ़ ली, अब इस कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी अपन लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा के बारे में बात करें तो इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? देखो, अर्थ, कालीबंगा एक सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा एक सिंधी कालीबंगा एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। तो अगर क्वेश्चन आए कि कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। अब देखें, जैसे मान लो ये कालीबंगा ही है, क्योंकि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। तो ये दिख रही है आपको, ये कालीबंगा है।
अगर कालीबंगा शब्द का कोई अर्थ पूछे तो सीधे सीधे आंसर क्या देना है, ये क्या है, ये चूड़ियाँ, और वो भी कैसे कलर की, काले रंग की। यही अपना कालीबंगा का वास्तविक अर्थ हो गया। तो देखें, कालीबंगा। अब कालीबंगा के समय काल की बात अपन करें तो यहाँ से जो लिपि हमें मिलती है वो तो अपठनीय है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो फिर हमें कैसे पता लगा कि कालीबंगा सभ्यता कौन से समय की है? क्योंकि लिपि तो वहाँ से मिली है अपने को, कालीबंगा से लिपि तो हमें मिली है, लेकिन आज तक पढ़ी नहीं गई है। क्योंकि वो कौन सी लिपि थी, वहाँ की जो लिखावट थी वही कैसी थी, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ये कालीबंगा सभ्यता की लिपि है। तो बताओ, आज तक पढ़ी नहीं गई तो उसके कालखंड के बारे में पता कैसे लगे? क्योंकि ये तो सभ्यता की जो लिपि है वही ऐसी है कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। यानी कह सकते हैं कि ये लो, अब इसे देख करके क्या कुछ आभास हो रहा है, कुछ पता लग रहा है इससे? नहीं। देखो, इससे देख करके कुछ आभास होता है। वो क्या होता है? कभी सांप को देखा है? सर्प को देखा है? ऐसा ही होता है। हाँ, तो इस लिपि का नाम जो है सर्पिलाकार लिपि। क्या नाम दिया गया है इसे? सर्पिलाकार लिपि। सर्पिलाकार लिपि। अब इसको देख करके और कुछ आभास होता है। देखिए, क्या ये एक चित्र के समान दिखाई दे रहा है, या फिर सर्प का ही चित्र मान ले, सर्प के समान या चित्र के समान दिखा? तो इसी लिपि का एक नाम हमें देखने को मिलता है, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक लिपि। अब देखो, इसी लिपि को कहा गया है, इसी लिपि को कहा गया है गोमुत्रिका। गोमुत्रिका लिपि। अब देखो, ये सब इस चित्र को देखकर ही स्पष्ट होता है कि ये सर्पिलाकार लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है या गोमुत्रिका लिपि है। अब आगे देखें कि इस लिपि के जो चित्र हैं या इस लिपि को पढ़ा ही नहीं गया है, तो इसके कालखंड का पता कैसे लगाया गया? तो एक पद्धति चलती है, कार्बन, एक पद्धति चलती है। देखो, रेडियो कार्बन सी पद्धति, रेडियो कार्बन सी पद्धति,
इसके अनुसार इसके अवशेषों को देखकर पता लगाया गया है कि इस सभ्यता का कालखंड कब से कब तक का है। और कहा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक की सभ्यता है। तो अगर पूछा जाए, एक बार एग्जाम में आया था कि कालीबंगा का सभ्यता का समय काल बताइए, तो 2350 ईसा कार्बन रेडियो सी पद्धति द्वारा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक कालीबंगा सभ्यता का कालखंड माना गया है, यानी इसका समय माना गया है। अब देखो इसके बाद आगे देखते हैं कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, उसके उत्खननकर्ता कौन है, या वहाँ से क्या क्या हमें साक्ष्य मिले हैं, क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। कालीबंगा, अब देखो कालीबंगा सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कालीबंगा की खोज किसने की। किसने की, देखो खोज, ये लो खोज, खोज सबसे पहले एक व्यक्ति आया, अमलानंद घोष। कौन? घोष, अमलानंद घोष, इसी को कहते हैं AK घोष। इसका शॉर्ट नाम है AK घोष। ये लो सर, अमलानंद घोष, इसने इस सभ्यता के प्रमाण दिए। इस सभ्यता के प्रमाण दिए, एक टीले की जानकारी अपन लेंगे आगे। उन टीलों को देख करके कहा, प्रमाणित किया कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता विकसित थी और अब उसके अवशेष अपने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले किसने दिया? अमलानंद घोष ने। ये प्रमाण दिया था इसने कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता है। कब दिया था? सन की बात करें अपन तो 1952 ईस्वी। अमलानंद घोष ने सन 1952 में इस सभ्यता की खोज की थी। अब देखो कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। कई गाइडों में लिखा है कि 1951 से 56, ठीक है। कई में आएगा 1952, कई में आएगा 1953। देखो 54, 55, 56 और अलग अलग राइटरों के अलग अलग मत हैं और लगभग 3-4 राइटर तो ऐसे हैं जो ऑथेंटिक है। अब उनमें अपन गलती भी नहीं निकाल सकते कि उन्होंने गलत कह दिया। तो सर अपन इस बात का कैसे प्रूव करें? अगर 51 आ गया, 52 आ गया, 53 भी आ गया, तो ऑप्शन में क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा? 1951 से 56 आ गया। सारे राइटर जिन्होंने कहा है वो भी ऑथेंटिक है। तो देखो इन सभी की बात करें अपन, इन सभी से परे एक बात करते हैं कि अभी सन 2015 आरपीएससी ने एक एग्जाम ली थी और उसमें ऐसे ही 4 ऑप्शन डाले थे। 1952 ऐसा कुछ नहीं था कि 1952 से 56 या 51 से 56 या 51 से 54, ऐसा कुछ नहीं था। सीधे ऑप्शन थे 1951, 1952, 1950, 1956, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन थे।
और उनमें जो राइट आंसर माना गया वो किसे माना गया, 1952 को। तो सीधी बात है कि अपने को राइट आंसर क्या करना है, 1952, ठीक है, ना कि 1951 से 54 या 52 से 56, नहीं, सीधा आंसर है 1952। सबसे पहले इस सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने, कब की थी, 1952 में। अब देखो दोस्तों, इससे पहले की थोड़ी सी अपन चर्चाएं करते हैं कि अमलानंद घोष ने जो 1952 में इस सभ्यता की खोज की, उससे पहले क्या इस सभ्यता के बारे में किसी को पता ही नहीं था? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति जो इटली से आया था, एक व्यक्ति जो इटली से आया भारत में, और भारत से आया राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहाँ, बीकानेर में, एक बहुत ही बड़ा भाषा वैज्ञानिक था, बहुत ही बड़ा भाषा वैज्ञानिक था, जो बीकानेर आया। और बीकानेर के उस समय महाराजा थे गंगा सिंह, और गंगा सिंह ने उन्हें वहाँ की जो संस्कृति थी, वहाँ के जो लेख थे, उनको लिखने का कार्य सौंपा था, यानी वहाँ के जो ग्रंथ थे वो लिखने का उन्हें कार्य सौंपा था, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का नाम था एलपी तेसीतोरी, जो अपने भाषा वैज्ञानिक हैं। राजस्थान के साहित्य में उनको बहुत बड़ा योगदान है, और विशेषकर बात करें तो बीकानेर के साहित्य में तो उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, एलपी तेसीतोरी। बड़ा कैसे करूं इसको, ये देखिए दोस्तों, ये हैं अपने एलपी तेसीतोरी। एलपी तेसीतोरी जो एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं तो नहीं थे। अब बात करें, ये इटली के थे। ये कहाँ के थे, इटली के। ये इटली के थे, ठीक है। इनका नाम है एलपी लुइस पी तेसीतोरी। लुइस पी तेसीतोरी, इसने अनुमान लगाया था सबसे अगर बात करें अमलानंद घोष से भी पहले की, तो इस एलपी तेसीतोरी ने यह अनुमान लगाया था उन टीलों को देख करके कि यहाँ कोई न कोई सभ्यता विकसित थी। लेकिन इसकी बात पर विश्वास किसी ने नहीं किया, क्योंकि इन्होंने प्रमाण नहीं दिए थे। एग्जाम में आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर बात करें अपन, तो इस एलपी तेसीतोरी ने 1829 से 41 तक ये कहते रहे बेचारे कि यहाँ, क्योंकि अपने को पता है, अभी आगे देखेंगे कि कालीबंगा सभ्यता से हमें 2 टीले प्राप्त होते हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। उन टीलों को देख करके इस एलपी तेसीतोरी ने अनुमान लगाया था कि यहाँ कोई न कोई सभ्यता मिल सकती है, कोई न कोई सभ्यता किसी समय में विकसित थी। लेकिन बेचारे के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसने प्रमाण नहीं दिए थे। इसको तो साहित्य लिखने से ही फुर्सत नहीं, केवल ये तो अनुमान लगा के बताता था कि यहाँ कुछ न कुछ है, और इसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, तो इसकी बातें दब गई। वरना अगर उस समय इसका उत्खनन हो जाता, 1829 के बाद इस सभ्यता का उत्खनन हो जाता, इसकी बात पर किसी ने गौर किया होता, तो आज अमलानंद घोष की जगह अपन किसे पढ़ते, एलपी या लुइस पी तेसीतोरी को। किस बात के लिए, कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन, एलपी तेसीतोरी। लेकिन अब पढ़ते हैं अमलानंद घोष, यानी ए.के. घोष। तो ये थे एलपी तेसीतोरी, जो बहुत ही बड़े भाषा वैज्ञानिक थे, ठीक है। बीकानेर के साहित्य में सर्वाधिक योगदान जिसका था, एलपी तेसीतोरी का था, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अब आगे।
देखिए, हमने पढ़ा कि कालीबंगा का जो वास्तविक अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियां। अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज की। बाकी कहाँ गई? हमने पढ़ा कि अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज की। अब देखो, खोज की, उसके बाद अपन बात करते हैं इस सभ्यता के उत्खननकर्ताओं के बारे में। इस सभ्यता के उत्खननकर्ताओं के बारे में। उत्खनन हमने देखा कि अमलानंद घोष सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में प्रमाण देने वाला व्यक्ति था। और हमने ये भी देखा कि कौन सी सन में, सन 1952 में। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है कि सर 1952 था या 51 था, 53 था या 54 था, या 51 से 54 था, या 52 से 56 था। लेकिन इसकी पुष्टि अपने की, क्योंकि आरपीएससी ने जो क्वेश्चन डाला, आरपीएससी ने 2015 में जो एग्जाम ली और इसमें जो आंसर माना वो सटीक आंसर माना 1952। उसके बाद अपन ने एलपी तेसीतोरी के बारे में बात की कि 1829 तक से 1841 तक उसने ये अनुमान लगाता रहा, कहता रहा कि यहाँ सभ्यता है। पूरी जो टीले मिले थे, अभी आगे बात करेंगे उन टीलों की, तो उनको देख करके ये कहता रहा कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता विकसित हो थी और अपन को उसके अवशेष मिल सकते हैं। लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। अमलानंद घोष ने थोड़े से प्रमाण दिए और इसकी बात को मान लिया गया कि यहाँ कुछ है। और फिर बात करते हैं दो व्यक्ति, बीवी लाल और बीके थापर। पूरा नाम देखें तो बीवी लाल ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। इन दोनों ने इस सभ्यता का जो टीले मिले थे का उत्खनन करना प्रारंभ किया। कब किया? सन 1961 में। सन 1961 ईस्वी में। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता किसे कहेंगे? बीवी लाल ब्रजवासी लाल और बीके थापर यानी बालकृष्ण थापर। कब किया सर? 1961 में। ठीक है, अब देखते हैं कालीबंगा सभ्यता कैसी थी और हमें उसके बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती हैं वो देखते हैं। देखो, हाँ, अगर बात करें भारतीय इतिहास में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, भारतीय इतिहास में इस सभ्यता की कोई महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा है भाई और कालीबंगा राजस्थान में मिली है, तो राजस्थान जैसे तो 29 राज्य राजस्थान भारत में है, तो क्या उनमें से इतनी मोस्ट सभ्यता है ये कि पूरे भारतीय इतिहास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? वो देखते हैं। स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, आज़ाद भारत की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के बाद ये पहली सभ्यता है या पहला पुरातात्विक स्थल है? पहला, कालीबंगा सभ्यता की बात कर रहे हैं अपन, और कालीबंगा सभ्यता का ये पहला पुरातात्विक स्थल है। थोड़ा सा गौर करना, ये पहला पुरातात्विक स्थल है, स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन हुआ था स्वतंत्रता के बाद, जिसका उत्खनन
जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद हुआ। जितनी भी सभ्यताओं के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, मोहनजोदाड़ो थी, ठीक है, तो स्वतंत्रता से पहले इनका उत्खनन हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद, पूरे भारत में स्वतंत्रता के बाद ये पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन हुआ था या उत्खनन प्रारंभ हुआ था। कौन सी सभ्यता का? कालीबंगा सभ्यता का। तो देखो, अब बात करते हैं कालीबंगा की मुख्य विशेषताओं की। वहाँ से हमें कैसी थी कालीबंगा सभ्यता, क्या प्रमाण मिले हैं वहाँ से, उन सब के बारे में देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता, देखो, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह कालीबंगा, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब इस सभ्यता की बात करें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस सभ्यता के जो लोग थे वो पाषाण युग को पार कर चुके थे, यानी पाषाण युग को पार करके इस सभ्यता के लोग धातु के युग में प्रवेश कर चुके थे। इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, इसके अनुमान कहाँ से लगाया जाता है? क्योंकि जो इसके अवशेष मिले हैं हमें, उससे एक स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के लोग पाषाण युग को पार कर चुके थे और धातु के युग में प्रवेश कर चुके थे। यानी वहां से हमें जो तांबे के औजार मिले, आगे पढ़ेंगे, धातु के औजार मिले, जैसे तांबे के, कांसे के, बहुत सी चीजें मिली हैं, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग धातु से परिचित थे। अब देखो, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और गरीब सभ्यता थी ये सभ्यता नगरीय। देखिए, यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों, एक क्वेश्चन की बात करें कि विश्व में सबसे पहले नगर निगम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मैं राजस्थान, भारत या एशिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। देखो, भारत में कैसे कैसे सभ्यताएं पनपी हैं या कैसे कैसे लोग थे, इतने स्वच्छ लोग थे जो कि भारत में, जिनसे सीखने को पूरे वर्ल्ड को मिला है, पूरे विश्व को हमारे से सीखने को मिला है। ऐसे ही भारत को विश्व गुरु नहीं कहा जाता। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले नगर निगम, सबसे पहले नगर निगम के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले नगर निगम के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में। अब देखो, अगर और बात करें उस समय की थोड़ी सी परिस्थितियों के बारे में, अपन नगर निगम या नगर से मिलाएं तो वर्तमान जयपुर से प्रभावित, या जयपुर का जो वर्तमान क्षेत्र है या जो जयपुर नगर है वो
कालीबंगा सभ्यता से प्रभावित है। अपन जयपुर से प्रभावित तो कालीबंगा को नहीं कह सकते, लेकिन कालीबंगा से प्रभावित जयपुर को कह सकते हैं, क्योंकि जैसे अवशेष हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले वैसे ही आज वर्तमान में जयपुर देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस सभ्यता में 2 टीले मिले हैं। उस सभ्यता में हमें 2 टीले मिले हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। देखते हैं, बाद में थोड़ा सा देखेंगे इस चीज को। पूर्वी टीला और पश्चिमी, एक टीले में हमें दुर्ग के अवशेष मिले हैं, दुर्ग के अवशेष मिले, और एक में आमजन रहा करते थे। अब देखो, अपन कालीबंगा सभ्यता को जयपुर से जो जोड़ रहे हैं वो इसलिए जोड़ रहे हैं कि जयपुर, वर्तमान में जो जयपुर है सारा परकोटे बंद है, परकोटे बंद है। जयपुर जो है परकोटे यानी 4 दीवारी से युक्त है। और ऐसे ही कालीबंगा सभ्यता परकोटे बंद थी, वो भी दोहरे परकोटे से। कालीबंगा विश्व की ऐसी सभ्यता है जो दोहरे परकोटे से बंद थी। और एक बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि दोहरी सुरक्षा युक्त सभ्यता कौन सी है, या दोहरी सुरक्षा में मिलीन सभ्यता कौन सी है, और कौन सी है कालीबंगा सभ्यता। तो देखो, अब आगे बात करते हैं अपन कि इस सभ्यता से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या अपने को देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें, यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन गरीब सभ्यता थी। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता तो थी, लेकिन कैसी थी, गरीब। गरीब सभ्यता थी। अब कैसे पता लगा कि यह सभ्यता गरीब थी? तो देखो, इस सभ्यता में जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि यह सभ्यता गरीब थी। इस सभ्यता में ऐसे कुछ अवशेष मिलते हैं, ये है ईंट, ईंट, ईंट। वो भी ईंट भी कैसी है, कच्ची, कच्ची ईंट है। अब इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सभ्यता कैसी थी, गरीब, क्योंकि इन लोगों के पास ईंटों को पकाने तक के उपकरण नहीं थे या व्यवस्थाएं नहीं थी। यानी इस सभ्यता में जो मकान मिले हैं वो कौन सी ईंटों के मिले हैं, कच्ची ईंटों के। कौन सी ईंटों के, कच्ची ईंटों के। इसीलिए माना जाता है कि यह सभ्यता कैसी सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी, ईंट का चित्र कहाँ गया? हाँ, ये सभ्यता कैसी थी, गरीब सभ्यता। अब देखो, क्योंकि यहाँ इस सभ्यता के जो मकान मिले हैं वो कच्ची ईंटों, हालांकि ऐसा नहीं है कि जितने मकान थे वो सारे कच्ची ईंटों के नहीं, पक्की ईंटों के मिले हैं, लेकिन अधिकांश जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के मिले हैं। अधिकांश जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सभ्यता गरीब सभ्यता थी, ठीक है। और इसीलिए इस सभ्यता को गरीब होने के कारण इस सभ्यता को एक नाम दिया गया, दीनहीन।
वेरी मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों कि दीनहीन सभ्यता किसे कहा गया है? कालीबंगा सभ्यता को। या कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा गया है? दीनहीन सभ्यता। क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ के मकानों के जो अवशेष मिले हैं वो कौन सी ईंटों से मिले हैं? कच्ची ईंटों, पक्की ईंटों के साथ साथ अधिकांश कच्ची ईंटों के साक्ष्य से मिले हैं। चलो आगे देखते हैं कि इस सभ्यता में और क्या हमें प्रमाण मिलते हैं। देखो दोस्तों, कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए हाँ, देखिए यहां से कुछ अलग होता दिखाई दे रहा है। यानी जुते हुए खेत के अवशेष हमें कहां से मिलते हैं? पहली बात, ये दिखाई दे जाएगा क्या? अच्छा व्हाइट लो। हाँ, तो सबसे पहले हमें जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। यानी जुते हुए, हल जोते हुए खेत के प्रमाण हमें कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखो विश्व में पहली बार, हाँ, जुते हुए खेत के अवशेष भी विश्व में पहली बार मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। और एक ऐसी तकनीक कालीबंगा से हमें सीखने को मिलती है जो विश्व में कहीं नहीं थी, विश्व में कहीं नहीं थी। यानी एक ही खेत में दो कृषि करने का या दो फसलें बोने का जो प्रमाण हमें मिलता है वो कालीबंगा सभ्यता से मिलता है। वो कैसे? देखो दोस्तों, ये है, बीच में कुछ दिखाई दे रहा है, एक इधर और एक इधर। यानी ये तो है जो, क्या है? जो। और ये है गेहूं। क्या है दोस्तों? गेहूं। एक ही खेत में गेहूं और जौ दोनों एक साथ बोने की जो परंपरा थी, या जो खोज की, या जो एक साथ बोने की जो विधि अपनाई, वो किसने अपनाई? कालीबंगा सभ्यता के लोगों ने। यानी हमें एक ही खेत में गेहूं और जौ एक साथ बोने की जो विधि मिली वो कालीबंगा सभ्यता से मिली। देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं वो तो आसानी से हल कर देते हैं, लेकिन समस्या शहरी जो विद्यार्थी हैं उन्हें आती है, क्योंकि राजस्थान की जो शब्दावलियां हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं। और देखा जाए तो जितने भी ऐसी शब्दावलियां हैं जो एग्जामिनर पूछता है वो ग्रामीण क्षेत्र की शब्दावलियां होती हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर इसी क्वेश्चन को सीधा पूछेगा कि गेहूं और जौ के प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिलते हैं, एक ही खेत में गेहूं और जौ के प्रमाण यह कौन सी सभ्यता से मिलते हैं, तो आप सीधा कहोगे कालीबंगा सभ्यता। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दे और आपसे पूछ ले कि बेझड़ के प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिलते हैं,
तो ग्रामीण क्षेत्र वाले जो विद्यार्थी हैं वो तो इतना परेशान नहीं होंगे, लेकिन शायद शहरी क्षेत्र वाले जो विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बेजड़ एक राजस्थानी भाषा का शब्द है, लेकिन अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, एक साथ दो कृषि एक ही खेत में की जाती हो या दो अनाजों को एक साथ बोया जाता हो, उसे कहा जाता है बेजड़। तो यहाँ जौ और गेहूं को एक साथ बोया, और जौ और गेहूं को जो एक साथ बोते हैं उसी को बेजड़ कहा जाता है। तो अगर बेजड़ पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना, आंसर क्या आएगा अपना? कालीबंगा। क्या आएगा? कालीबंगा। अब जब यहाँ तक देखा है तो इस क्षेत्र के बारे में, कालीबंगा के बारे में अपन और देखते हैं कि यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी। उस समय जो प्रमुख फसलें थी कालीबंगा की, एक तो अपन ने देखा जौ और गेहूँ। दूसरी फसल अपन देखें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि इस कालीबंगा सभ्यता में हमें जो है सरसों और चने, सरसों और चना, चने, सरसों और चने के जो खेती थी वो भी इस सभ्यता में की जाती थी, या कालीबंगा सभ्यता के लोग सरसों और चने से भी परिचित थे। और आगे बात करें तो इस सभ्यता के जो लोग थे वो कपास से भी परिचित थे। इस सभ्यता के लोग कपास से भी परिचित थे। ये क्या है दोस्तों? कपास। क्या है? कपास। तो इस सभ्यता के लोग कपास से भी परिचित थे। इसका एक उदाहरण अपने को और देखने को मिलता है जब अपन आगे पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता, कि इस सभ्यता के लोग या इस सभ्यता से हमें सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से हमें सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। इससे यह प्रमाणित तो होता है कि इस सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे। अब एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। बात तो अपन जैसे इस सभ्यता की मुख्य फसलें जौ, गेहूं, चना और सरसों, कपास ये थी। सरसों और चने पर अपन ने इतना ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन जौ और गेहूं पर अपन ने ज़्यादा गौर किया। उनकी फिल्म भी यहाँ दिखाई गई, ठीक है। उसका एक कारण था कि वो जो बेजड़ वाला जो सिस्टम है, यानी जो सम्मिलित कृषि की जाती थी, एक ही खेत में दो बीज बोए जाते थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इस वजह से उसको ज़्यादा अपने फोकस किया है। कपास जो थी उस पर ज़्यादा फोकस इसलिए किया गया है क्योंकि उस ज़माने में कपास को कपास नाम से नहीं जाना जाता था। ये तो क्लियर है कि उस ज़माने में कपास से लोग परिचित थे, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि उस ज़माने में कपास को क्या कहा जाता था। कपास को क्या कहा जाता था उस समय? कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो कपास को सिड्डन कहा जाता था। कौन सा ले ब्लैक वाला? नहीं चलेगा, नीचे। कालीबंगा सभ्यता के लोग कपास को क्या कहते थे? सिड्डन। सिड्डन दिखाई नहीं दिया, चलो थोड़ा सा यहाँ देख लेते। कालीबंगा के जो लोग थे, हाँ ये लोग कपास को क्या कहा करते थे? सिड्डन। सिड्डन कहा करते थे। तो आज हमने देखा कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा की जो कालखंड था वो कब का था,
ठीक है, इसे देख लें। सबसे पहले अपन ने देखा कि कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में विकसित हुई, तो हमने देखा हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ का पूर्व नाम जो था बटनेर था। और इससे पहले हनुमानगढ़ से पहले की बात करें 12 जुलाई 1994 से पहले ये श्रीगंगानगर में ये सभ्यता थी। ये घग्घर नदी के तट पर विकसित हुई और घग्घर नदी को नट, नाली, मृत और इसे पाकिस्तान में हकरा भी कहा जाता है। घग्घर नदी के पैंदे में जो नदी बहा करती है वो कौन सी नदी? सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। ठीक है। और जब ये सभ्यता विकसित हुई तो सरस्वती नदी के तट पर ही विकसित हुई। उसके बाद अपन ने इस सभ्यता को देखा कि इस सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या है। ये सभ्यता कालीबंगा जो शब्द है वो एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। अब देखा हमने कि सरस्वती नदी का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। इसकी खोज किसने की? काजरी के वैज्ञानिकों ने की। ठीक है। कहाँ गई है? उसके बाद अपन ने बात की कि इसकी खोज किसने की। तो सबसे पहले तो इसकी खोज लुइस पी तेसीतोरी ने की थी। लेकिन हमने देखा था कि इसने अनुमान लगाया था और समय तो कभी पूछा नहीं जाएगा संतो, लेकिन फिर भी अपन ने बात कर ली थी 1829 से 1841। ये एक भाषा वैज्ञानिक थे जो इटली से आए थे। कहाँ से आए थे? इटली से आए थे। कौन? लुइस पी तेसीतोरी, या इसका शॉर्ट नाम मिलता है LP तेसीतोरी। बीकानेर आए थे। बीकानेर का इतिहास जो साहित्य था वो इन्हीं ने लिखा था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि इसकी खोज करने वाले अमलानंद घोष थे जिसने प्रमाणित किया था कि यहाँ एक सभ्यता है। उसके बाद सन 1952 में फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा कि 1961 में दो व्यक्ति BK थापर और BV लाल ने इसका उत्खनन प्रारंभ किया। फिर हमने देखा है कि इसका कालखंड क्या था, 2300 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व कार्बन रेडियो पद्धति द्वारा। अब फिर उसके बाद अपन ने देखा कि यहाँ यह एक नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले नगर निगम के जो प्रमाण मिलते हैं इसी सभ्यता से मिलते हैं। जयपुर से भी हमने इसको कंबाइंड किया। उसके बाद हमने देखा कि इस सभ्यता में जौ और गेहूं यानी बेजड़ के प्रमाण मिलते हैं। इसकी मुख्य फसलें जो थी वो चना, सरसों, गेहूं, जौ और कपास को हमने देखा कि यहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि इस सभ्यता के लोग जो थे वो कपास से परिचित थे और उस समय कपास को क्या कहा जाता? सिडन। तो दोस्तों ये देखे हमने कालीबंगा सभ्यता। बाकी जो बात करेंगे वो करेंगे कल।